नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। मैंने बताया था कि अपना जो एस ब्लॉक की जो चीज़ें है सारी क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, उन दोनों के बारे में सब कुछ पूरा हो गया, खत्म हो गया। एस ब्लॉक लगभग पूरा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अपने को एक हाइड्रोजन पढ़ना बाकी है। हालांकि बहुत सारे टीचर ही हाइड्रोजन नहीं पढ़ाते, लेकिन अपने को हाइड्रोजन पढ़ना है। उसके पीछे रीजन भी मैं बताऊंगा और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आपके भले ही क्षार धातु नहीं है या फिर भले ही क्षारीय मृदा धातु नहीं है, लेकिन ये एस ब्लॉक में है। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में स्थान दिया गया, तो स्थान दिया गया तो अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है? एस ब्लॉक। बात करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब देखो, हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन क्या चीज है? हाइड्रोजन है वो अपने आवर्त सारणी का पहला तत्व है। क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व, सबसे प्रथम तत्व है हाइड्रोजन। ये कहते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो हाइड्रोजन क्या आता है? सबसे पहले आता है, नंबर 1 पे। ठीक। ये सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन क्या हल्का भी है, ये भी ध्यान रखना। ये सबसे हल्का तत्व। सारी बातें कहीं ना कहीं अब काम ही आने वाली है। ठीक है। एज जनरल साइंस भी देख लो तो ये आपके काम की बात है। तो हाइड्रोजन वाला टॉपिक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के इसको अपने को पढ़ना है। ठीक है। हाइड्रोजन में यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना? 1 है। कितना है? 1 है। तो इसमें क्या होगा? 1 है इलेक्ट्रॉन और 1 क्या है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? वो क्या होगा? 1s1। क्योंकि एक ही जो होगा इलेक्ट्रॉन वो कहां पे भरा हुआ होगा? एस वाले में। तो 1s में ये भरा हुआ होगा। ठीक है। तो ये देखो 1s1। बात क्लियर? चलिए, तो यानी कि जो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ये नाभिक हो गया। इस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है वो कहां पे है? यहाँ। सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक क्या है इसमें? प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब क्लियर? इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा 1। क्या होगा? 1। ठीक है। बात क्लियर? अब इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होते ही वो क्या बन जाते हैं? उसके समस्थानिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप्स। जो बात अगर अपने आगे आएगी वहां अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो बात क्या है। हाइड्रोजन क्षार धातुओं, क्षार धातु कौन सी है? वर्ग वन वाली क्या है? क्षार धातु है। और हेलोजन वर्ग 17। फिर कल बाहर आई आंटी, वो हो गए वर्ग 17। दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। दोनों से क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। यानी कि हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन है ना, वर्ग 1 वालों से भी समानता रखता है। जो गुण वर्ग 1 जैसे होते हैं कुछ थोड़े बहुत, उनसे भी थोड़ा बहुत वो मैच करता है। और जो 17 वाला होता है वर्ग, उससे भी थोड़ा बहुत क्या करता है? मैच करता है। ठीक है। जैसे कि क्षार धातुओं में आपको पता है, क्षार धातुओं का जो विन्यास होता है वो क्या होता है? NS1 होता है। कोई पढ़ा था अपने क्षार धातुओं में? या देख लो इसका 1s1 हो गया। तो यानी कि ये NS1 को क्या कर रहा है? ये NS1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या करता है? दोनों से समानता प्रदर्शित करता है। समानता दोनों से प्रदर्शित कर रहा है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है। हालांकि इनसे समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो अब इसको कहां पे रखे? यहां रखे या फिर यहां रखे, 7 धातुओं के साथ रखे, या फिर जो हेलोजन है वहां रखे, या फिर इसकी विशेषता कोई दूसरों से भी मिलती है थोड़ी बहुत। ठीक है। तो इसका स्थान को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। हमेशा से इसके स्थान को लेकर विवाद रहा है। परंतु एक चीज जो अपन ने देखी, जो साफ साफ तौर पर दिख रही है कि इसका जो विन्यास है वो कैसा है? NS1 वाला है। कैसा है? NS1 वाला। चूंकि इसका विन्यास वर्ग 1 के धातु जो क्षार धातु से मिलता है, तो इसीलिए इसको क्षार धातु के साथ रखा गया है। ठीक है। परंतु इसके
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसे वर्ग 1 में रखा गया है क्षार धातुओं के साथ। बात क्लियर? तो ये वर्ग 1 में आता है। तो अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो क्या हुआ? हलीना की रबड़ी, हलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री एपार। फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए, बाप रोए। ये सारे क्या आपने एस ब्लॉक, ये सारे क्या आपने एस ब्लॉक। बात क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। वायु में हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.02%। वायु में हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जा सकती है, अपनी लैबोरेटरी में नहीं पूछो तो अगर तू दूसरा कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे जब जनरल साइंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.02%। आपको पता है वायु में क्या क्या चीजें होती है? ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो उनमें 0.02% क्या है? हाइड्रोजन होती है, 0.02%। बात क्लियर? चलिए, एक होता है हाइड्रोजन बनाने की विधि होती है बॉश विधि। हाइड्रोजन बनाने की बॉश विधि होती है। वैसे तो हाइड्रोजन बनाने की बहुत सारी विधि होती है, एक ही विधि नहीं होती, एक होती है बॉश विधि। उसके बारे में देखते हैं वो क्या है। सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, जो गर्म भाप होती है ना, गर्म भाप, गर्म भाप यानी कि जो पानी है, पानी की भाप, तो गर्म भाप को रक्त तप्त कोक, यानी कि जो कोयला होता है ना बहुत ज्यादा गर्म, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे कि अपन कोयले को अपन नहीं करते, गर्म करते हैं, ठीक है, जो कोयले को फूंक मार मार गर्म करते एकदम लाल पड़ जाता है, उसको बोलते हैं रक्त तप्त कोक। उसके ऊपर से उस भाप को बहाते निकालते हैं तो बन जाती है वाटर गैस। तो क्या बनती है? वाटर गैस। और ये वाटर गैस वाली बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सी क्या है? कोक है, सी मतलब कार्बन, और कार्बन क्या? कोक, कोयला, ठीक है। उसके ऊपर ये H2O भाप ये से बहती है तो CO प्लस H2 बनता है, CO प्लस H2, इसको बोलते हैं वाटर गैस, इसको बोलते हैं वाटर गैस। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ये सवाल आते हैं, ठीक है। सीधे सीधे आ जाएंगे आपको कि बहुत सिंपल था, लेकिन अब आपने देखा नहीं तो आपको पता नहीं होगा। CO प्लस H2 इसको बोलते हैं वाटर गैस। बात क्लियर? चलो, फिर इस वाटर गैस के ऊपर दूसरी बार और अपन H2O की भाप, किसकी उपस्थिति में? ये दो उत्प्रेरक अपन ने काम में लिए, ठीक है, इनकी उपस्थिति में ये दोनों क्या है? उत्प्रेरक है, ठीक है। उत्प्रेरक जब आते हैं ना, आपको पता है, जो समीकरण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन को तेज करने में काम आते हैं, ठीक है। ये अपने जब अपन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तब ये उत्प्रेरक वाला कॉन्सेप्ट भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे चीजें हो जाएगी क्लियर आपकी, ठीक है। तो 450 डिग्री सेल्सियस पे इनकी रिएक्शन होती है, तब जाके ये बनती है हाइड्रोजन, तब जाके बनती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की गैस है, आपको पता है, ठीक है। और एक साइड से निकलती है CO2, एक साइड से क्या निकलती है? CO2। बात क्लियर? हाँ। तो इसमें ये वाटर गैस वाली बात ध्यान रखना। अब भौतिक गुण की बात करते हैं कि सर हाइड्रोजन के भौतिक गुण क्या है। तो हाइड्रोजन क्या है? रंगहीन गैस है। कैसी है? रंगहीन, इसका रंग नहीं है, ठीक है। गंधहीन भी है, गंध भी नहीं आती। तो रंगहीन है, रंगहीन है तो मतलब उसका कोई रंग नहीं है, मतलब नॉर्मली आपको दिखेगी भी नहीं, ठीक है। और गंधहीन है तो उसको आपकी गंध भी महसूस नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो, ये दूसरा पॉइंट है, ये ज्वलनशील है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये ज्वलनशील तो है, लेकिन किस टाइप से? ये स्वयं जलती है, ये स्वयं जलती है परंतु दूसरों को जलाने में सहायक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये स्वयं तो जलती है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है? स्वयं जलती है परंतु दूसरों को जलाने में सहायक नहीं है, ये बात। जिस प्रकार ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन दूसरों को जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन दूसरों को जलाने में सहायक है, लेकिन हाइड्रोजन दूसरों को जलाने में सहायक नहीं है, लेकिन स्वयं जलती है। हाइड्रोजन स्वयं वायुमंडल में भी एक बिल्कुल हल्के नीले रंग की जो ज्वाला के साथ जलती है। अपने आसपास भी वायुमंडल में आपके आसपास ये घटना होती है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, दिन की रोशनी में वो बिल्कुल नहीं दिखता। बहुत हल्के नीले रंग की ज्वाला के साथ हाइड्रोजन जलती है। हो सकता है आपकी धूप में बैठे हो, आपके आसपास हो सकता है कि हाइड्रोजन हो और वो जल रही हो, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या एक तो खुद चलती है और दूसरा वो उस चीज को यदि सहायक कौन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो वहां कुछ ना कुछ चीज होगी,
ठीक है, तो वो लॉ ऐसी निकलती है जो आपको दिखती नहीं, लेकिन घटना अपने आसपास होती है। तो हाइड्रोजन क्या है, ये ज्वलनशील तो है और ये खुद जलती है। कैसे होता है, स्वयं जलती है, परंतु दूसरे के जलने में सहायक नहीं, दूसरे के जलने में सहायक नहीं है। जबकि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन दूसरों को जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन क्या करती है, दूसरों को जलाने में सहायक। कहीं पे आग लग रही है और वहां शुद्ध ऑक्सीजन दे दो और आग की लपट और बढ़ जाएगी। समझ गए, ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायक होती है। अब आपके माइंड में ये रहा होगा, सर अगर मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाए, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या होगा, तो भाई साहब जल के, तो ये तो खुद जलता है और इसका काम है दूसरों को जलाना, तो दोनों मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि जलेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। हालांकि उसकी लॉ आपको नॉर्मली दिखाई ना दे, उष्मा उत्पन्न होगी और इसकी उत्पत्ति होगी, पानी की उत्पत्ति होगी। क्या बनेगा, पानी, वाटर, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये पीडी पैलेडियम और ब्लैक प्लेटियम, ब्लैक प्लेटिनम पीटी, ये क्या है, हाइड्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को अवशोषित करना हो तो इनका काम में लेते हैं। ठीक है, हाँ, पीडी पैलेडियम और पीटी, इन दोनों का अपन काम लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन का क्या करते थे, अवशोषण करते थे। ये बात आप ध्यान रखना, बात क्लियर। चलो अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण में नॉर्मल बात यह कि सामान्य ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन क्रियाशील नहीं है। हाइड्रोजन सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर और दबाव जो प्रेशर है, सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप दाब यानी कि भाई सामान्य ताप क्या होता है, जब भी कभी सामान्य ताप की बात करें ना, सामान्य ताप ये होता है कि 25 से 26 डिग्री सेल्सियस वो होता है सामान्य ताप। 25 से 26 या फिर 25 से 35 तक की रेंज मान लो, ये सारे तापमान क्या होते हैं, इनको आप सामान्य मानते हो। ठीक है, हाँ, तो उस स्थिति में ये क्रियाशील नहीं है, सामान्य ताप पर हाइड्रोजन क्रियाशील नहीं है। परंतु उच्च ताप, जब तापमान उच्च हो और उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, मतलब चीजें। ठीक है, मतलब एक तो होते हैं जो अभिक्रिया को बढ़ावा देते हैं, अभिक्रिया को कम करते हैं। तो उन सभी की बात करेंगे जब अपन रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। बात क्लियर। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो बहुत सारी सक्रिय धातु और अधातु दोनों से क्रिया कर यौगिक बनाती है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो नॉर्मली तो मतलब किसी से क्रिया नहीं करती, लेकिन विशेष ताप यानी उच्च ताप पर जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में धातुओं और अधातुओं दोनों से क्रिया करती है, धातु से भी करती है और अधातु से करती है। और क्या बनाती है, हाइड्राइड। मैंने बताया था जब हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो यौगिक बनता है, वो क्या होता है, हाइड्राइड। क्या होता है, हाइड्राइड। ये अपन ने क्षार धातु और क्षारीय धातु दोनों में देखा था, हाइड्राइड। और जब हैलोजन से क्रिया होती है तो वो होता है हैलाइड। वो क्या होता है, हैलाइड। बात क्लियर, हाँ। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का उपयोग देख लो। हाइड्रोजन के उपयोग तो ये एक तो आता है अपचायक के रूप में काम में आता है। इसमें आता है अपचायक के रूप में। दूसरा एक पॉइंट बहुत ही मस्त है कि हल्की होने के कारण पहले गुब्बारों एवं वायुयान में उपयोगी थी। मैंने थी लिखा है, थी मतलब जो पहले जब अपन वायुयान और जो गुब्बारे उड़ाते थे अपन, ठीक है, तो उसमें गुब्बारे मतलब जो बड़े बड़े गुब्बारे, जहां मतलब ठीक है ये नॉर्मली वो बड़े बड़े गुब्बारे में आपको पता है गैस भर के फिर उसको ऊपर छोड़ते थे, तो उनमें पहले हाइड्रोजन भरी जाती थी। क्या भरी जाती थी, हाइड्रोजन। और जो वायुयान वगैरह में उनमें भी क्या भरी जाती थी, हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों भरी जाती थी, क्योंकि ये कैसी थी, हल्की होती थी। तो हल्की होने के कारण पहले गुब्बारों एवं वायुयान में उपयोगी थी। लेकिन चूंकि भाई अपने को ध्यान पड़ा कि हाइड्रोजन क्या चीज है, ज्वलनशील है, यानी कि इससे आग लग सकती है, खुद जलती है। तो खुद जलती है तो साफ बात है आसपास बड़ी चीज भी उसके संपर्क में आएगी तो जलना स्वाभाविक है। तो हाइड्रोजन कैसी है, ज्वलनशील है। तो इसी कारण उस चीज से बचने के लिए अपन ने क्या किया, दूसरा तरीका खोजा। और आजकल अपन क्या काम में लेते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सर काम में लेते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सर, यानी कि जिसमें हीलियम कितनी होती है, 85% होती है और हाइड्रोजन 15%। आपको पता है हीलियम भी कैसी होती है, हल्की होती है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जितनी नहीं होती, मतलब ठीक है। तो हाइड्रोजन और अपन हीलियम का क्या करते हैं, मिश्रण लेते हैं। तो हाइड्रोजन 15% और हीलियम 85% अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो
एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपने देखा होगा वो उसका आंसर क्या होता है, हीलियम। ठीक है, हालांकि रियल मायने में देखो तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों भरी जाती है, लेकिन हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना, 15%, इसलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं हीलियम, आप हीलियम टिक कर देते हो। ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन भी होती है बहुत। ठीक है ना। हाँ, तो नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे कि हाँ गुब्बारा में वो क्या भरते हैं, हीलियम। ठीक है। अब नेक्स्ट बात, गैसीय ईंधन में उपयोगी है, जो ईंधन के रूप में भी क्या हाइड्रोजन उपयोगी है। ठीक है। और फिर अपन ने एक बात की थी ऑक्सी है, हाइड्रोजन ज्वाला, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में जो ज्वाला होती है, तो उसमें भी काम में आती है, किसमें, वेल्डिंग के लिए। हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग के लिए काम में आती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला के रूप में। बात क्लियर। तेल के हाइड्रोजनीकरण, तेल के हाइड्रोजनीकरण, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा वनस्पति घी। वनस्पति घी वो कैसे बनता है, वनस्पति घी एक्चुअली वनस्पति तेल होता है, उनके हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनता है। ठीक है ना। हाँ, फिर ये कांच उद्योग में काम में आता है। कांच को क्या करते हैं, उसको मतलब टेम्परेचर जो कांच गर्म होता है उसको ठंडा करने में हाइड्रोजन अपने काम में लेते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करता है, ठंडा करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मेन एक इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रोजन के समस्थानिक, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। इसको देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिक। समस्थानिक तो आपको पता है, अपन ने पहले ही बात की, आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक है, जिसमें जो एटॉमिक नंबर समान हो, एटॉमिक नंबर कैसा हो, समान हो, परंतु इसका एटॉमिक मास वो कैसा हो, भिन्न भिन्न हो। यानी कि अपन ये बात ये होता है जेड एक्स ए, एक्स कोई क्या है, एलिमेंट तत्व, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ए क्या एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये तो समान हो, एटॉमिक नंबर तो समान हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या है, जेड एक्स ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होंगे, समान होंगे, परंतु क्या होंगे, न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ए क्या है, जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है आपके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपके जो एटॉमिक नंबर कितना है, अगर एटॉमिक नंबर एक है तो आपके पास जो प्रोटॉन है वो भी कितना, एक होगा, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकता है। न्यूट्रॉन क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो इस चीज के बारे में अपने बात की है पहले भी कि समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए भी क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर समान, परंतु इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में ये बोले कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होंगे, समान होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो कैसे होंगे, समान होंगे, परंतु न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है। तो तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ये देख लो तीनों, ट्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों की बात करते हैं हम। तो इसको लिखते हैं किससे, H से, इसको D से और इसको T से। तो हाइड्रोजन यानी कि 1H1, इसको ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारी हाइड्रोजन, ध्यान रखना। अगर भारी हाइड्रोजन बोले तो वो क्या होता है, ड्यूटेरियम। ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं, ये होता है 1H2 और ये होता है 1H3। अब देख लो ये चीज हुई, तीनों में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो सेम हुआ, एटॉमिक नंबर सेम हुआ, लेकिन एटॉमिक मास इसका एक है, इसका दो है, इसको तीन है। एटॉमिक मास कैसा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, बात क्लियर। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट। ये देख लो चार्ट है, इसको अच्छे समझते हैं भाई। जो ये प्रोटियम है, प्रोटियम आपका रियल में जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है जो बोलते हो, वो रियल में कौन सा वाला समझता नहीं कि इसका, ये वाला पहला। ठीक है, फिर एक होता है ड्यूटेरियम और फिर होता है ट्राइटियम। जो तत्व है इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल H, इसका सिंबल D और इसका सिंबल T। ठीक है, सिंबल होता है। यानी कि इसका सूत्र कैसा हुआ, अणुसूत्र, जब ये मिलके अणु का निर्माण करते हैं तो कैसा होता है अणुसूत्र, H2, इसका D2 और इसका T2। मतलब अब देखो, अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना, एक है, इसका एक है, इसका भी एक रहेगा, लेकिन इनका मास है वो कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसका एक है,
इसका 2 और इसका 3 है। बात क्लियर? इसमें इनमें जो यदि प्रोटॉन देखोगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? समान, एक एक एक, क्योंकि प्रोटॉन एक 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 है। लेकिन आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? मास बनाते हैं, द्रव्यमान बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से यदि इसकी संख्या घटाओगे, एक में से घटाओगे तो कितना न्यूट्रॉन कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन कितना बचेगा? 0। क्योंकि ऐसे होता है भाई, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, तो एन कितना हो जाएगा? ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो देखो ये क्या होता है? ए, ये पी, 1 माइनस 1 0, न्यूट्रॉन 0, यहाँ पर 2 माइनस 1 या न्यूट्रॉन 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 न्यूट्रॉन 2। बात क्लियर? तो ये होती है चीजें। अब अपन नेचर में बात करें कि सर इस प्रकृति में कौन सा कितना ज्यादा क्या पाया जाता है, उस हिसाब से देखो तो 99.98%, 99.98% कौन पाया जाता है? ये वाला समस्थानिक ही पाया जाता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाँ। बाकी उसमें से जो पीछे रहे 0.02% में कौन पाया जाता है? ड्यूटेरियम और ये वाला। अब इसमें से भी ज्यादा कौन पाया जाता है? ये वाला ड्यूटेरियम, इसमें से भी ज्यादा, ये सबसे कम, बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। इंपोर्टेंट चीज, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, D2O। मैंने बताया था कि अभी अपन ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं? भारी हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी हाइड्रोजन। तो जब ये ड्यूटेरियम जब बनाएगा पानी, एक तो होता है नॉर्मल हाइड्रोजन, एक होता है नॉर्मल हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन पानी बनाती है, कैसा होता है पानी? H2O। और ये D2 क्या होता है? भारी हाइड्रोजन। तो भारी हाइड्रोजन बनाएगा पानी, तो वो होगा D2O। उसका नाम कैसा होगा? D2O, यानी कि उसको बोलेंगे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं भारी जल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भारी जल कौन सा होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये D2O होता है भारी जल। और इसको अपन क्या करते हैं? नाभिकीय संयंत्र नहीं होता, नाभिकीय रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में काम में आता है। इसका ये करता है मंदन, न्यूट्रॉन का, सॉरी, इसका न्यूट्रॉन का ये क्या करता है? मंदन करता है, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉनों के मंदन के रूप में काम आता है। क्या करता है? न्यूट्रॉनों का स्पीड धीमी कर देता है, फिर उसके बाद इनका क्या होता है? आगे अवशोषण हो जाता है, मतलब। ठीक है, और इस प्रकार से नाभिकीय अभिक्रिया उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? ये मंदक के रूप में काम आता है, नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में काम आता है। नेक्स्ट, जो हाइड्रोजन के जो अणु है वो 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन के अणु क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो H2 है ना अपना, H2, ये क्या? H2 क्या? हाइड्रोजन का अणु है, हाइड्रोजन क्या? अणु है। ठीक है, हाँ। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एक होता है पैरा हाइड्रोजन। एक कैसा होता है? ऑर्थो हाइड्रोजन, और दूसरा होता है पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब सर ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है? कि जब दोनों हाइड्रोजन एटॉम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनके नाभिकों का चक्रण एक ही दिशा में हो। जैसे कि आपको पता है भाई H2 है तो इसके पास 2 H होंगे, एक H ये, एक H ये, और एक H ये, और एक H ये। ठीक है, तो 2 होंगे भाई। H2 बना रहा है तो H2 किन से? 2 से बनेगा। तो क्या होगा? जब दोनों हाइड्रोजन एटॉम है, इनके जो नाभिक है, नाभिकों का चक्रण एक ही दिशा में हो। आपको पता होता है जो नाभिक भी होता है ना, नाभिक भी क्या करता है? अपनी जगह चक्कर लगाता है, अपनी जगह क्या घूमता है ऐसे नाभिक। ठीक है, जो हाइड्रोजन का नाभिक हुआ वो अपनी जगह घूमता है। तो उस स्थिति में यदि दोनों ही एक दिशा में घूमे, चक्रण करें, ठीक है, नहीं दोनों सेम दिशा में घूम रहे, ऐसे अगर सेम दिशा में घूम रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑर्थो। सेम दिशा में या तो घूमो ऐसे, या फिर सेम दिशा में दोनों कैसे घूम जाए? ऐसे घूम जाए। ठीक है, ऐसे हो, ऐसे ऐसे, तो दोनों ऐसे ऐसे घूमे, या फिर दोनों कैसे घूमे? ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे, या फिर दोनों ऐसे ऐसे। अब क्लियर? तो दोनों सेम दिशा में घूम रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। कैसा होता है? ऑर्थो हाइड्रोजन। एक बात आती है पैरा हाइड्रोजन। तो जब चक्रण विपरीत दिशा में हो, यानी कि एक घूम रहा है ऐसे, एक घूम रहा है ऐसे ऐसे, दूसरा घूम रहा है ऐसे, ये कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे, और ये घूम रहा है ऐसे ऐसे। समझ रहे हो? तो ये इसके डायरेक्शन कैसी? ऐसे जा रही है, इसकी ऐसे जा रही है, यानी कि चक्रण क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है। कैसे हो रहा है? विपरीत हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पैरा हाइड्रोजन। बात क्लियर? चलो इनके बारे में और बातें। दोनों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा में आपको एक बात और बता देता हूं, या फिर रासायनिक गुण की बात आई है तो यहाँ अपन ने जो समस्थानिक देखे ना हाइड्रोजन के, तो देखो हाइड्रोजन की समस्थानिक है, तो समस्थानिकों में बात क्या होती है? समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है
रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सभी के जैसे कि ये तीनों है ना, इन तीनों के रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन इनके भौतिक गुण वो असमान होंगे। वो क्या कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। कारण क्योंकि इनका एक भौतिक गुण अलग है। कौन सा वाला, द्रव्यमान। इनके द्रव्यमान क्या अलग अलग है, तो द्रव्यमान भौतिक गुण है। तो साफ बात है, द्रव्यमान अलग अलग है तो इनके भौतिक गुण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो अब इनके जो ऑर्थो और पैरा की बात करते हैं, तो ऑर्थो और पैरा में देखोगे तो दोनों के रासायनिक गुण क्या है, समान है। यहां पर भी दोनों के रासायनिक गुण समान है, परंतु आंतरिक ऊर्जा में अंतर के कारण भौतिक गुणों में भी अंतर होता है। तो इनके भौतिक गुण में क्या होता है, अंतर होता है। आंतरिक ऊर्जा में अंतर के कारण भौतिक गुणों में भी अंतर होता है। ठीक है। पैरा हाइड्रोजन की आंतरिक ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। पैरा हाइड्रोजन की आंतरिक ऊर्जा कम होती है, यानी कि जब टेम्परेचर कम होगा तो उस स्थिति में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, पैरा वाला। समझ गए। तो देखो, अतः परम शून्य, परम शून्य मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो। परम शून्य मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब बात ये होगी कि 0 डिग्री केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, सॉरी इस केल्विन के लिए डिग्री शब्द काम में नहीं लेते। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि परम शून्य तापमान। अब 0 केल्विन मतलब कितना हो गया सेंटीग्रेड में, -273.15, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया परम शून्य ताप, यानी कि इतना माइनस में, उसको बोलते हैं परम शून्य। ठीक है ना। तो इतना माइनस में, बात समझ लो कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस में भी होता है तो अपने आसपास बर्फ गड़ने गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो माइनस में इतना, उसको बोलते हैं परम शून्य। तो ध्यान रखना, ये परम शून्य वाला, ये भी एग्जाम में बहुत बार चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो परम शून्य 0 केल्विन, या फिर इस केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलो तो क्या आता है, ये आपको पता है भाई, सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तो क्या करता है, 273 अपन जोड़ते हैं। हालांकि वो रियल में 273.15 होता है, 0.15 को अपन काम में नहीं लेते, छोड़ देते हैं उसको। तो इसमें 273.15 जोड़ोगे तब जाके आएगा 0 केल्विन। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ताप पर हाइड्रोजन गैस शुद्ध पैरा अवस्था में होती है। कैसी होती है, शुद्ध पैरा। फिर उसमें जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो ऑर्थो वाले नहीं होते, वो कैसे होते हैं, शुद्ध पैरा स्थिति में होते हैं, शुद्ध पैरा रूप में। क्यों, क्योंकि उस स्थिति में ये वाला, क्योंकि जो पैरा हाइड्रोजन है उनकी आंतरिक ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो उस स्थिति में ये वाला भाग इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कैसे होगी, शुद्ध पैरा अवस्था में होगी। कैसे होगी, शुद्ध पैरा अवस्था में। अब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो जो उसकी ऑर्थो अवस्था है उसकी मात्रा बढ़ती है। ताप बढ़ाते जाओगे तो इसके ऑर्थो अवस्था की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जो साधारण ताप है, मैंने बताया साधारण ताप वही 25-35, उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, 75:25, यानी कि जो ऑर्थो है, ऑर्थो तो कितना हो जाएगा 75, ये किसका है अनुपात, ऑर्थो का, और 25 क्या हो जाएगा पैरा, इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे ये अनुपात नहीं बढ़ता। फिर अगर इसके आगे भी आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो फिर ये अनुपात नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी शुद्ध ऑर्थो अवस्था में हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं की जा सकती। समझ गए, यानी कि 75 से आगे नहीं बढ़ेगा तो कभी भी शुद्ध ऑर्थो अवस्था में हाइड्रोजन गैस नहीं होती। लेकिन हाँ, शुद्ध पैरा अवस्था में हो सकती है। कब हो सकती है, परम शून्य ताप पर। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर हाइड्रोजन गैस शुद्ध पैरा अवस्था में होती है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम लिमिट ये होती है 75:25। ठीक है, यानी कि ये समझो 3:1, तो 3:1 में ये क्या बन जाती है, इसमें 3 तो क्या होते हैं ऑर्थो के, 1 पैरा के। ठीक है, उस रेशियो में ये हाइड्रोजन गैस रहती है, लेकिन पूरी तरीके से ये ऑर्थो नहीं बन पाती। ठीक है, 25% जो पैरा वाला भाग है वो तो रहता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन कभी भी शुद्ध ऑर्थो अवस्था में हाइड्रोजन गैस को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, शुद्ध पैरा अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, वो कब, परम शून्य ताप पर। ठीक है, ये होगी बातें खत्म। अब थोड़ा बहुत जल के बारे में देख लेते हैं, मृदु जल और कठोर जल। अपन ने पहले बात भी की थी, अब जब क्षार धातु के यौगिक पढ़ रहे थे तब उसमें बार बार अपने मृदु जल और कठोर जल की बात आ रही थी, तो उसको अपन देख ही लेते हैं आज। ठीक है, ये भी काम की चीज है, क्योंकि अपन ने
यहाँ पे इसलिए पॉइंट लिया कि भाई जल क्या है, हाइड्रोजन है, एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्साइड है, H2 है, ठीक है। तो मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल, ठीक है, मृदु और कठोर। तो देखो जल में विलय लवण और साबुन के झाग बनाने की सुगमता के आधार पर जल को मृदु अथवा कठोर कहा जाता है। तो पहले बात तो मृदु जल, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो सॉफ्ट वाटर होता है साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से और अधिक झाग देने वाला जल। जब साबुन के साथ आप रगड़ोगे और शीघ्रता से और अधिक झाग देने वाला जल वो होता है मृदु जल। वो कैसा होता है, वो कौन सा कहलाता है, मृदु जल। मृदु जल कौन सा होता है, जो आसुस जल, बिल्कुल शुद्ध जल, बारिश का पानी, वर्षा का पानी और जो नदी होती है, नदी का जल आदि क्या कहलाते हैं, मृदु जल कहलाते हैं। ये होते हैं मृदु जल। बात क्लियर। अब जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर की बात करें तो साबुन के साथ रगड़ने पर देर से झाग देता है। एक तो झाग भी कैसे देता है, देर से, ठीक है, और बिल्कुल भी झाग भी कैसे होते हैं, कम होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। इसमें झाग की मात्रा कैसी होती है, कम मिलता है, और साबुन के फटकर थक्के बनते हैं और इसमें बहुत साबुन व्यर्थ होता है। तो यानी कि इसमें बहुत साबुन व्यर्थ होता है। तो इसीलिए ये जो हार्ड वाटर वगैरह है उसमें कपड़े अच्छे से नहीं धुलते, और नॉर्मली अपने आसपास हार्ड वाटर होता है, फिर अपन उसमें क्या मिलाते हैं, ये जो सर्फ वगैरह मिलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका काम कुल मिला के मोस्टली यही होता है ज्यादातर कि उसको आप अपनी बोलते हैं मैल निकाल लेता है। तो वो रियल में जो कठोर पानी होता है उसको क्या बनता है, उसको नॉर्मल करते हैं, यानी कि उसको सॉफ्ट बनाते हैं। हार्ड वाटर को क्या करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, और इसी कारण कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नदी किनारे जाके कपड़े धोते, तो नदी किनारे जाके कपड़े धोने का फायदा ये है कि भाई वहां साबुन का भी इतना काम नहीं पड़ता, उस पानी से अच्छे से चीजें साफ हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। अब जो सॉफ्टनेस तो बात होगी, अब जो हार्डनेस है, टाइप ऑफ हार्डनेस, कि भाई कठोरता कितने प्रकार की होती है, जो कठोरता है वो कितने प्रकार की होती है, इसमें एक पॉइंट आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया पहले भी। एक तो होता है अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस। अस्थायी मतलब क्या होता है कि जब जल की कठोरता उबालने या सरल विधि द्वारा दूर हो जाए तो वो अस्थायी कठोरता, यानी कि नॉर्मल मतलब पानी को आपने उबाल लिया, गर्म कर लिया, ठीक है, या फिर मतलब नॉर्मल कुछ चीज से मतलब वो जो कठोरता है वो दूर हो जाए तो उसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी कठोरता। आपको पता है अपन सर्दियों में बात करते हैं कि अपने स्वेटर या जैकेट गर्म पानी में धोना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। उससे क्या होता है कि पानी की जो कठोरता होती है वो निकल जाती है, सॉफ्ट हो जाता है पानी, ठीक है, और फिर कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो वो होती है अस्थायी कठोरता। अब देखो अस्थायी कठोरता हमेशा किससे आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो अस्थायी कठोरता है, पानी की अस्थायी कठोरता, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट। वो देखा आपने SCO3- वो वाले, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ये आती है अस्थायी कठोरता, ठीक है, जिसको अपन नॉर्मल विधि से हटा सकते हैं। बात क्लियर। दूसरा होता है स्थायी कठोरता। कैसी होती है, स्थायी, यानी कि जल की कठोरता जब उबालने या सरल विधि द्वारा दूर न हो सके उसको बोलते हैं स्थायी कठोरता, यानी कि सरल विधि से उसकी कठोरता दूर नहीं होती, फिर कोई विशेष उपाय लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वो किस कारण होती है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। ये देखो इन चीजों के कारण। तो ये देखो आपको क्या ध्यान रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो आएगा, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो आएगा, लेकिन जो बाइकार्बोनेट तो किसमें सहायता करते हैं, ये अस्थायी कठोरता होती है उसमें, ठीक है। और जो सल्फेट वगैरह वो किसमें, आपके स्थायी कठोरता, वो किसमें आते हैं, स्थायी कठोरता। तो ये बातें ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम, समझ गए। हाँ, तो यानी कि ये क्या हो गया कि भाई इस प्रकार से ये चीजें ध्यान रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और ये सल्फेट्स वगैरह, ये चीजें, ठीक है। तो ये बनाएगा आपकी अस्थायी, ये स्थायी वाली कठोरता बनाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, और ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीजें पूछी गई है, ठीक है। एज ए जनरल साइंस भी एक दो एग्जाम में ये पूछा गया है, और साइंस के संबंधित एग्जाम में जो भी लैब असिस्टेंट वगैरह है, इवन जो सेकंड ग्रेड वगैरह होते हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, साइंस में। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बात है, चलो फिर इसका जो हार्ड वाटर होता है या फिर जो भी नॉर्मल वाटर होता है उसको अपन क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट करने का जो होता है प्रोसेस वो क्या होता है,
मृदुकरण होता है। कैसा होता है मृदुकरण, यानी कि जब कठोर जल में मिले कैल्शियम होते हैं और जो मैग्नीशियम के लवणों को उपयोग विधि द्वारा दूर करे करके उसे क्या मृदु बनाने की विधि या जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं जल का मृदुकरण। यानी कि जो कठोरता होती है किस कारण आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण आती है। ठीक है, यदि बाइकार्बोनेट हो तो वो क्या कैसी होती है, अस्थायी होती है, और जो इसके जो सल्फेट्स वगैरह हो तो वो बना देते हैं स्थायी बना देते हैं। ठीक है, तो इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं जल का मृदुकरण, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। बात क्लियर? तो यहां पे हो गया अपने एस ब्लॉक समाप्त। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।